नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की गगरेट विधानसभा के पूर्व विधायक राकेश कालिया ने चुनाव के बीच सनसनी फैला दी है। उन्होंने सनसनीखेज दावा किया है कि कांग्रेस ने गगरेट विधानसभा सीट का टिकट 14 करोड़ रुपए में बेचा है। यही नहीं, इस पूरे मामले में कांग्रेस का ही शुक्ला नाम का एक नेता शामिल है। कालिया ने भंजाल में जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये खुलासा किया है। कालिया ने कहा कि उनका टिकट कटा नहीं, बल्कि कांग्रेस ने इसे बेच दिया है। इस बीच कांग्रेस के भीतर इन आरोपों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कालिया की जनसभा का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में सामने आ गई है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिलता वह ऐसे ही आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस में 70 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ। राकेश कालिया के टिकट बेचने का आरोप गलत है। इससे पहले कालिया ने कहा कि आज ऊपर नीला झंडा वाईएसपी का लगता है और कांग्रेस का झंडा नीचे लगता है। इसी शर्मिंदगी को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। यह अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नेताओं के टिकट तो कटते हैं, कोई बात नहीं, एक जगह से कट गई तो दूसरी जगह एडजस्ट हो जाता है। बता दें कि इस वीडियो में राकेश कालिया बीजेपी प्रत्याशी राजेश ठाकुर की प्रशंसा करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका नुमाइंदा बहुत सिंपल आदमी है। पहले मैं सोचता था कि ये आदमी बड़बक वाला होगा, लेकिन यह सीधी बात है और सीधा करता है और यह बहुत ही शांत आदमी है। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि मैं राजेश ठाकुर के साथ आ गया हूं और इन्हीं चुनाव जिताना चाहता हूं। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। चुनावी सर्वे भी बीजेपी के फेवर में है। जैसा आप जानते हैं कि मेरा टिकट कटा नहीं है, मेरा टिकट बेचा गया है। काटने में और बेचने में बहुत अंतर है। राकेश कालिया की गर्दन 14 करोड़ में बेची गई है। बीच में कांग्रेस पार्टी का एक शुक्ला नाम का नेता है जिसने ये बेचा है और उसमें कांग्रेस पार्टी के कैशियर को भी बिठाया गया है और कांग्रेस का टिकट नहीं बेचा गया, झंडा भी बेचा गया है। आज झंडा लगता है तो नीला झंडा जो वाईएसपी का उसके वो ऊपर लगता है, कांग्रेस का नीचे लगता है। इस शर्मिंदगी को ना बर्दाश्त करते हुए मैंने ऐसी पार्टी का सलामी दे दी। मुझे ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपने टिकट बेचा है। टिकट तो कटते हैं भी नेताओं के, कोई बात नहीं, एक जगह से कटेंगे ही और एडजस्ट हो गए। लेकिन जब ये पता चला कि हमारी पार्टी की नैतिकता इतनी गिर गई है कि एक अधिकारी, भ्रष्टतम अधिकारी, जो क्षेत्र का सबसे भ्रष्टतम अधिकारी 50 करोड़ रुपया कट हुआ है यहाँ पर अपने नालायक बेटे को विधायक बनाने के लिए, क्या देगा वो? मालूम ये बात है कि वो जो लड़का है वो नशेड़ी है और उसे कुछ पता नहीं है। जो लिख के देते हैं बोल देता है। कल क्या बोल रहा था आपको सुनाता हूँ। कल कह रहा था मेरे पिताजी की मेहरबानी से गगरेट का एक यूनिट भरतपुर चला गया। भाई शर्म करो, क्या कह रहे हो? आपने यहाँ के 1000 व्यक्तियों के पेट पे लात मार दी, कह रहे मेरे पिताजी यहाँ से भरतपुर ले गए। वीडियो है, देख लो आप। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपका ये जो नुमाइंदा है राजेश बहुत सिंपल आदमी है। मैं सोचता था ये आदमी गड़बड़ वाला होगा, लेकिन जब बच के देखा है तो सीधा साधा जाट आदमी है। सीधी बात करो, सीधी बात करता है, सीधी सोचता है। आपका ताबेदार भी है, छोटे को भी नमस्ते करता है, बड़े को भी नमस्ते करता है, ना किसी मेरी तरह अधिकारी को भी डांटता है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अवश्य आप जो है मौका दें। हम भी इनके साथ हो लिए हैं और बड़ी बात यह है कि सरकार भाजपा की हम बन रही है। मैंने कल रात को सर्वे देखा, वैसे मैंने विश्वास नहीं करता। कैसी तैयारी, बगावत हुई भारी। इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी से भरत साहनी जी हैं, कांग्रेस से संजीव गांधी जी और वहीं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पदम वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों गोष्ठ का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। वहीं संजीव गांधी जी, पहला प्रश्न आपसे। घर का भेदी लंका ढाए, आपके ही नेता रहे हैं लेकिन मौजूदा समय में आपके साथ नहीं हैं। आपकी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप?
संजीव गांधी जी। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार कि आपने इस टॉपिक पे जो है एक डिबेट, एक प्रोग्राम रखा है। देखिए, ये चुनावी माहौल है, इस टाइम पे इस तरह के आरोप एक दूसरे पे लगाना बहुत ही कॉमन बात है। और मुझे भी आज जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज एक जनसभा में जो है वो इस तरह से कालिया जी ने कहा है। तो देखिए, ये एक हफ्ता बीत गया है इस बात को। आज करीब 8 से 10 दिन हो गए हैं जब टिकट्स अनाउंस हुए हैं, नॉमिनेशंस हो गई, सब कुछ हो गया, विड्रॉल्स हो गया, कैंपेन काफी आगे बढ़ गया। आज 8-10 दिन के बाद जो है ये बात याद आनी और इस तरह की बात करनी में कोई जो है वो इतना लॉजिक नहीं है। और ये चुनावी माहौल में ये सब चलता है। मैं नहीं समझता हूँ कोई इतना बड़ा सनसनी वाला विषय जो है वो कोई है ये। संजीव गांधी जी, आप इस चीज को बड़ा नहीं मान रहे, लेकिन हम आपको बता दें कि राकेश कालिया जी कुल मिलाकर आपकी पार्टी में 3 बार आपने अपने पार्टी से टिकट दिया और वो विधायक रहे। उसके बाद अब उनका टिकट कटा है और सीधे सीधे वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी, उनके ऊपर वो उनका सीधा आरोप है कि 14 करोड़ में गगरेट विधानसभा की सीट को बेचा गया है। हमें टिकट दिया जा रहा था, लेकिन इस वजह से बेचा गया कि 14 करोड़ रुपए मिल जाए। विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की हालत क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसके बावजूद अगर यह कहा जाए कि हम इन चीजों को वैल्यू नहीं देते, हमें नहीं लगता कि पार्टी की निगाहों से सही होगा। देखिए, ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं कि टिकट, देखिए किस तरह से मिलता है। टिकट के लिए जो एक पूरी प्रतिक्रिया है, एक प्रोसेस है जो अडॉप्ट होता है, और फाइनली जो टिकट मिलता है ये एबिलिटीज देख के कौन विनिंग कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाता है। उसमें पूरी कमेटी, पूरी स्क्रीनिंग, कई तरह के उसमें जो है वो सारे एंगल्स जो हैं वो देखे जाते हैं। तो इसमें टिकट इस वजह से ना मिलना कि 14 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, और जो हमारे कैंडिडेट हैं आप देखेंगे कि इस तरह का अमाउंट, इसका मतलब है कि किसी ने 14 से ज्यादा 18-20 करोड़ देके टिकट ली है। तो ये सब इस तरह के जो है बेबुनियादी इल्जाम हैं एक दूसरे पे, और इस तरह का माहौल में ये चलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है इसमें कोई तथ्य नहीं है, और इस बात पे जो है कोई इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। भरत साहनी जी, आपके आज बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह जी 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल में है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। आप केंद्र से नेता बुला रहे हैं, बड़े बड़े नेता। क्या आपके पास हिमाचल के जो नेता हैं और जो जमीनी हकीकत है हिमाचल की, चाहे कुल मिलाकर वहाँ के किसानों का मुद्दा हो, चाहे बागवानी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं हिमाचल के, और वहाँ की जनता तमाम ऐसी चीज़ों से प्रभावित है और ग्रसित है जिससे वो उबरना चाहती है और विकास के रास्ते पर चलना चाहती है। आपके बड़े नेताओं को सपोर्ट लेना पड़ रहा है चुनाव जीतने के लिए। भरत साहनी जी। भाई साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने कहा जो बड़े नेताओं का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे केंद्र के नेता हैं वो इसी देश से हैं, बाहर से नहीं है। तो इसी देश से हैं तो प्रदेश भी देश के अंदर आता है। तो हमारे जब उनका सहयोग मिल सकता है, जो उनका हमारा ऑरा है बड़े नेताओं का, उनसे हमारे को यहाँ पर लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार क्यों कहते हैं? डबल इंजन की सरकार इसलिए कहते हैं कि हमें केंद्र से कोई मदद चाहिए हो तो केंद्र के नेताओं तक बात जाती है। केंद्र के नेता जब हिमाचल आते हैं तो अब आप एम्स देख लीजिए, या आप नॉनो मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, या वंदे मातरम ट्रेन देख लीजिए। तो सब प्रदेश और केंद्र का तालमेल होता है, और हमारे बड़े बड़े नेता हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, अगर हमारे हिमाचल में आकर के, और उनको हिमाचल के साथ उनका नाता है, और वो नाता बहुत पुराना नाता है। अगर वो यहाँ आते हैं तो वो एक घर की तरह आते हैं और अपनी हर एक चीज को घर की तरह समझते हैं, और वैसे ही उस पर काम भी करते हैं। रही बात गृह मंत्री जी हिमाचल के भी हैं, पूरे देश के भी हैं। तो हमारे पास बड़े अच्छे नेता हैं और हमें उसका लाभ मिलता है, तो हम क्यों ना बुलाएं। भरत साहनी जी, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वही हम सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। भरत साहनी जी, हमारा प्रश्न आपसे वही था कि लगातार आप बड़े बड़े नेताओं को, अपने केंद्र से नेताओं को बुलाकर, अगले दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर अपनी वाहवाही करवाते हैं।
हिमाचल की जनता और हिमाचल की जो सोच है, हिमाचल का जो परिवेश है, वहाँ की संस्कृति है और वहाँ की जो सभ्यता है, उस सभ्यता को लेकर आज तक आपकी 5 साल तक सरकार रही। आपने बड़े गौरवशाली रूप में चलाए हैं 5 साल तक सरकार, लेकिन आगे की जो प्लान है, आगे की जो रणनीति है आपकी, वो जनता को अभी तक समझ में नहीं आई। सानी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जनता को सब कुछ समझ आता है। जब आप कह रहे हैं कि हमारे बड़े नेता आते हैं, जब बड़े नेता आते हैं तो वो एम्स लेकर के आते हैं, जब बड़े नेता आते हैं वो ड्रग पार्क लेकर के आते हैं, जब बड़े नेता आते हैं वो तो भरत साहनी जी, हम ये मान लें कि अगर जेपी नड्डा आ रहे हैं, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, अगर मनोहर लाल आ रहे हैं या फिर धामी जी आ रहे हैं, तो ये बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं हिमाचल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे वो उत्तराखंड के हों चाहे हरियाणा के हों, लगता तो हमारा बॉर्डर ही है हिमाचल का। कल को आने वाले जो हमारे कुछ इश्यूज हमारे प्रदेश के, ये बॉर्डर एरियाज हैं हिमाचल का। लगता तो पंजाब के साथ भी है, अगर ईस्ट इलाके के साथ हमारे को कुछ लाभ मिलता है, और वो पेरिफेरी एरियाज में ही आ रहे हैं जहाँ पे हमारी रैलीज हुई है 68 की 68, वो हमारे अगर मनोहर लाल खट्टर जी आए तो परमाणु आए जी, और अगर पुष्कर सिंह धामी जी आए तो पोंटा आए। तो वो जो लगते हुए एरियाज हैं उसके अंदर अगर हमें लाभ मिलता है, और वहाँ की कुछ जनता उधर भी रहती है और इधर भी रहती है, तो उस चीजों का लाभ लेने के लिए और हमारे सामान्य नेता है क्यों नहीं आएंगे हिमाचल प्रदेश? नहीं भरत साहनी जी, आप नेता बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके बड़े नेता आए, ये हिमाचल के लिए गौरव की बात है। लेकिन बड़े नेता जब आते हैं और जमीनी स्तर की बात नहीं करते, वो राम मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बात करते हैं, तो दिक्कत तो यही खड़ी होती है ना कि अगर हिमाचल की जो दिक्कत है, हिमाचल की जनता की जो दिक्कत है, अगर उसे लेकर वो बात करें, हिमाचल के फेवर में बात करें, हिमाचल के हित के लिए बात करें, वहां के गरीब तबकों के लिए बात करें, तो वो जायज है। अगर बात ये होती है कि राष्ट्रीय मुद्दा हम लेकर हिमाचल के अगर विधानसभा चुनाव जीते, तो ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है ना। भाई साहब, मुझे तो नहीं लगता कि हम सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे लेकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास अपने बहुत मुद्दे हैं। आज ही आप उठा लीजिए, आज ही अमित शाह जी की रैली थी, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, किस घर का और किस तबके का उन्होंने हिमाचल में, ओपीएस का मुद्दा आपको पता है कि हिमाचल में जितने भी सरकारी कर्मचारी, कितना आप लोगों से गुस्सा, बीजेपी से कितना गुस्सा है, ये तो आपको पता है ना। आप सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर भी तो हिंदुस्तान में बन रहा है, वो बाहर तो नहीं बन रहा। हिमाचल भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने उसमें राम मंदिर की बात की है, 370 की बात की है, तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, तो राष्ट्र में हिंदुस्तान में हिमाचल भी आता है, वो करेंगे। और सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश बाहर के मुद्दे भी होंगे और प्रदेश के भी होंगे और देश के भी होंगे, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, मोदी जी को लाना है, जयराम जी को दोबारा से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। तो हमारे साथ जनता खड़ी है, वह प्रदेश की जनता भी जानती है और सब जानते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं 5 साल की, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, उसकी कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी इलाके में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक एरिया में काम किया है, हर एक समाज के वर्ग को साथ में रख के काम किया है, हर एक की चिंता की है, सबको चिंता कर करके, सबको इक्वली, सबका साथ सबका विकास, ऐसे मंत्र के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे काम किया। तो हमें नहीं लगता, हमारे पास देश के मुद्दे भी हैं और प्रदेश के मुद्दे भी हैं, जिनसे हम डट कर चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सत्ता में आएंगे। पदम वर्मा जी, हिमाचल चुनाव को आप बखूबी देख ही रहे हैं, वहाँ की जमीनी हकीकत आपको पता ही होगा। वहीं कांग्रेस के नेता, पूर्व नेता कहें हम यूँ तो, कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि 14 करोड़ में गगरेट विधानसभा की सीट भी बेची गई। वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बात करें कि ओपीएस का मुद्दा, बागवानी का मुद्दा, अगर हिमाचल में अगर देखा जाए पानी, बिजली, सड़क, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने वादे किए थे और 5 सालों के बीच में कुछ वादे पूरे भी किए और कुछ को नहीं कर पाए, जिसको कांग्रेस अटैक। आप कैसे देख रहे हैं हिमाचल चुनाव को, पदम वर्मा जी? सही। पदम वर्मा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मुझे आ रही है, आप तक आ रही है? पदम वर्मा जी, हमारा कहने का अर्थ है कि चुनाव नजदीक है, मतदान जल्दी होने वाला है, उसके पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर हिमाचल में जारी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और कांग्रेस के ही एक नेता, उन्होंने अपने ही पार्टी, पूर्व नेता अगर हम यूं कहें तो, उन्होंने अपने पार्टी पे, पुरानी पार्टी पे आरोप लगाए हैं 14 करोड़ में और गगरेट विधानसभा सीट को बेचने का। कैसे देख रहे हैं आप हिमाचल चुनाव को?
तो लगते ही हैं। बिल्कुल ठीक। से तो हम जिस तरह से कहा गया है कि 14 करोड़ में एक बहुत बड़ी रकम। पदम वर्मा जी, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है। संजीव गांधी जी, आपसे हमारा प्रश्न है, आप इस चीज को तो बड़े प्रेम से और बड़े ही स्नेह से डिनाई कर दिए कि नहीं 14 करोड़ ये एक अफवाह है और ऐसी बातें होती रहती है चुनाव के समय में। लेकिन जो हिमाचल में कांग्रेस की जो मौजूदा हालत है और उस हालत को देखते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, आपके पूर्व नेता यहां तक कि 3 बार के मंत्री, एक बार 3 यानी कहा जाए 3 बार विधायक रहे हैं, यहां तक कि मध्य प्रदेश में आपने उन्हें प्रभारी भी बनाया था, आपके कद्दावर नेता रहे हैं। और वो अगर ऐसे आरोप लगाएं तो जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा, आपको नहीं लगता? देखिए, अभी वर्मा जी ने भी कहा, वो कह नहीं पाए अपनी पूरी बात, शायद उनका कोई लिंक पूरा नहीं है, कनेक्शन। उन्होंने भी यही कहा कि देखिए इस तरह की बात जो है, जो नेता पार्टी छोड़ चुके हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, संजीव गांधी जी, इसे तो बड़े प्रेम से डिनाई किया जा सकता है कि जो नेता पार्टी छोड़ दे वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये पता है कि आपके पार्टी में इतने सालों से उन्होंने काम किया, आपके टिकट पे वो विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, और उसके बाद अगर वो कोई आरोप आप पर लगाते हैं, और वो उन्होंने इतना तक कह दिया कि उत्तराखंड का सर्वे हमने देखा है, हरियाणा का सर्वे हमने देखा है, बीजेपी का जो सर्वे प्लान होता है, जो सर्वे आता है उसी हिसाब से बीजेपी, और हिमाचल में उन्हें यही लगता है कि एक बार फिर बीजेपी हिमाचल की जो इतिहास है उसे तोड़कर सत्ता पर काबिज होगी। इसे आसानी से तो नहीं लिया जा सकता ना संजीव गांधी जी। मैं बस ये कहना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि इतने नेता सारे बड़े बड़े उतार दिए हैं, क्योंकि ये देखिए ये जयराम सरकार की नाकामियां हैं, ये घबराहट है इनकी, जो इतने नेता जो है आप कह रहे हैं जैसे आ रहे हैं। अगर जयराम जी ने कुछ काम किए होते 5 सालों में तो शायद ये आज नौबत ना आती। संजीव गांधी जी, हमने आपसे ये नहीं पूछा, संजीव गांधी जी, हमने आपसे ये नहीं पूछा बीजेपी में कौन बड़े नेता आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, कौन प्रचार कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारा सीधा प्रश्न आपसे है, हिमाचल विधानसभा का चुनाव है, आपकी 2018 या 20 के बाद आप कोई भी विधानसभा की सीट अब तक नहीं जीत पाए हैं। उसके बाद एक ये आशा बना है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस में आपने बिना गांधी परिवार का अध्यक्ष बना लिया है, और उसके बाद अगर एक विधानसभा की सीट, इस समय मौजूदा हालत में दो जगह चुनाव है, गुजरात और हिमाचल पर खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि एक बार कांग्रेस आएगी फ्रंट लाइन पे, बैकफुट से उठेगी, लेकिन उसके बीच में एक नेता का आरोप लगाना, देखिए अभी आपने कहा कि कोई विधानसभा चुनाव आपने नहीं जीता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी उपचुनाव हुए हैं यहाँ, तो उसमें उपचुनाव में 3 विधानसभा और 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें कि 17 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, यानी कि 20 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 68 में से जो है कांग्रेस विजय हुई है। तो ये आप जो कहना है कि कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीता है, ये गलत है। अभी उपचुनावों में देखिए बिल्कुल क्लीन स्वीप हुई है अभी हिमाचल में। संजीव गांधी जी, नगर पालिका, संजीव गांधी जी, हम आपसे नगर पालिका प्रधान, बीडीसी और सीडीओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आप बताइए 2018 के बाद आपने कौन सा विधानसभा चुनाव जीता? संजीव गांधी जी, आप बताइए 2018 के बाद आपने कौन सा विधानसभा चुनाव जीता? आपकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, आपने उसे भी गंवा दिया। और यहाँ मैं आपको हिमाचल के संदर्भ में बात करूंगा। हर स्टेट का अपना अपना जो है एक इक्वेशन होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं। मैं अभी हिमाचल की बात कर रहा हूं। आपने कहा विधानसभा चुनाव नहीं जीता, मैंने कहा 68 में से 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी हमने क्लीन स्वीप किया है। यही जयराम सरकार थी, यही इनके सारा वो वर्किंग स्टाइल था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आज की डेट में आप देखिए जितने भी वर्ग हैं, चाहे आप ले लीजिए कर्मचारी, वो ओपीएस से परेशान है, आप गृहिणियां देखिए वो महंगाई से परेशान है, हमारा युवा देखिए वो बेरोजगारी से परेशान है, कोई ऐसा वर्ग, एप्पल ग्रोवर देखिए वो एप्पल दाम ना मिलने से परेशान है, आप टूरिज्म के लोग देखिए हर बंदा धरने पे है, हर वर्ग स्ट्राइक पे है। तो ये दर्शाता है कि जो है वो कोई भी वर्ग जो है सोसाइटी का सेक्शन इस प्रदेश में खुश नहीं है। स्टेट पूरी बदलाव की तरफ जा रही है। और आप देखिएगा कि कांग्रेस जो है इस बार हिमाचल में 50 सीट लेके जो है 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है ये घबराहट है, ये बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी में जो ये सब दर्शा रहा है अभी ये सब चीजें।
पदम वर्मा जी, हमारा आपसे वही सवाल है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आप तो हिमाचल में दिख ही नहीं रही है। हिमाचल चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो वर्मा जी, हेलो। वर्मा जी, हमारी आवाज आज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आ रही है। आप हमारा कहने का अर्थ है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। एक नेता दूसरे नेता की बुराई और एक बार फिर कांग्रेस वापसी करने के मूड में है। लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ के दौर में तो सभी हैं, और अभी तक की अगर जो पहले भी आपका प्रश्न था कि टिकट का जो आरोप लगा है बेचने का, तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है जो अभी काफी प्रखर हो चुकी है इस वक्त, जबकि होना तो ये चाहिए पदम वर्मा जी, ये माना जा सकता है कि एक नेता जब तक पार्टी में था, उसके बाद वो पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन किए, तो पार्टी की बुराई करना लाजमी है और ये राजनीति में होता है, इसमें कोई बड़ी चीज। लेकिन उस आरोप का खंडन करना और तथ्यात्मक खंडन करना, ये भी तो पार्टी में होनी चाहिए। आप इसे नहीं मान रहे हैं? ये भी होना चाहिए, और एक चीज और होनी चाहिए, ये सुलझे हुए लोग हैं, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी भाषा संयम वाली होनी चाहिए, एक दूसरे को गाली गलौच नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सही सामंजस्य। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे नहीं लगता कि जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ये कैसे समझते हैं। आप वकीलों को देखिए, जब वो होते हैं वहां पर कोर्ट में होते हैं, तो कैसे वो एक दूसरे से बात करते हैं, मेरे मित्र मेरे ये, तो इस तरह की बात, ये बात में इनकी भी सत्य होने चाहिए, जबकि ये सार्वजनिक मंचों पर इस तरह से बात करते हैं। तो एक तो ये थोड़ा सा है, और दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि राजनीति के हिसाब से, आपके हिसाब से और कांग्रेस, और तो देखिए इसमें कांग्रेस और भाजपा का ही मुख्य मुकाबला है, आप तो कहीं भी नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत आपका है तो वो सिर्फ समझिए कि कांग्रेस आप वालों के बीच थोड़ा बहुत चल रहा है, और वो भी आप लोग जो है, अगर कोई बीजेपी से टूट के आप में गया है तो आप से फिर वो कांग्रेस में आ रहा है, या घर वापसी हो रही है, ये चला हुआ है हर जगह। तो दोनों के बीच में ये और कांटे की टक्कर है। दूसरी बात एक और आपने पूछी थी कि जो नेता हैं वो आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, मुद्दों की बात आपने की, तो देखिए ये तो हर जगह है, मुद्दे तो हर तरह के ही हैं, और जो वोटर है वो हर किस्म का वोटर है। जो ग्रामीण स्तर का वोटर है उसको अपने लोकल मुद्दों से मतलब है, वो उन पर फोकस ज्यादा करता है। तो वहां पर भी दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर वो कार्य कर रही हैं, और जो बड़े लोग हैं, शहरों के लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर आ जाते हैं। तो सारी ही चीजें हैं जो कि इस संदर्भ में चल रही हैं इस वक्त। अभी तो शुरुआत है, फिर काफी दिन पड़े हैं। भरत साहनी जी, आपको तो इस बात की खुशी होगी कि अगर कांग्रेस के बागी नेता अगर आपके पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो आपको तो इससे खुशी मिली होगी। भरत साहनी जी, जो आपने अभी प्रश्न किया कि बात कर रहे थे, भरत साहनी जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हमारा कहने का अर्थ है कि कांग्रेस के निकले ये पूर्व नेता आपके पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, आपकी पार्टी की क्या विचार है? देखिए, जहां पर आग होगी वहीं धुआं होगा। अगर कुछ बात की गई है तो कुछ ना कुछ तो होगा, और कांग्रेस का हाथ तो है ही भ्रष्टाचार के साथ, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, चाहे बोफोर्स हो, या फिर DLF से जुड़ी जमीनों के मुद्दे हों, ये सब जग जाहिर है। और हिमाचल के अंदर करोड़ों रुपए के सेब पूर्व में स्कूटरों में ढोए गए, तो ये तो पार्टी ही भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। और अगर उसमें किसी ने कुछ कहा है, कहीं आग लगी है, तो धुआं तो होगा ही भाई साहब। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं तो कोई इतना बड़ा व्यक्ति जो इतनी बार MLA रहा हो और इस तरह के आरोप लगाए, तो वो बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति है, और अगर आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, पर वो इनका आंतरिक मामला है। पर जो देश ने देखा है 2G, 3G, 4G
और कॉमनवेल्थ और बफोर, उसके बाद सेब घोटाला। तो ये बात कर रहे थे भरत साहनी जी 2G 3G 4G तक तो इनकी सरकार थी, लेकिन 4G का जैसे स्पीड पकड़ा 4G, उसके बाद तो आपकी सरकार आ गई, उन्हें चलाने का भी आपने मौका नहीं दिया, और 5G लेकर तो आप घूम रहे हैं। जी, हम 6G भी लाएंगे, आप चिंता ना करें। और प्रदेश राष्ट्र में भी और प्रदेश में भी मोदी जी और जयराम जी की सरकार पुनः बनेगी। हम 3G 6G 5G 8G तक भी लेके जाएंगे, और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। जनता हिमाचल प्रदेश की पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देगी। और अब तो हमारे बड़े नेताओं ने कह दिया है, टीम गठित कर दी है, काम शुरू हो गया है। जल्दी हमारे मैनिफेस्टो में भी आपको उपयोग दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। टीम गठित करके उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो कई मुद्दे ऐसे थे जो हम हिमाचल प्रदेश में ला रहे हैं और करके दिया है, उस पर बात कर रहे हैं। जिन कामों को किया है उसी पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रदेश में पुनः हम सरकार स्थापित करेंगे। भरत साहनी जी, कैसे आप प्रदेश में सरकार रिपीट करेंगे? ओपीएस का मुद्दा आपको पता है कितना बड़ा मुद्दा हो, कितने कर्मचारी रहे हैं, ये भी आपको, बागवानी को आप ले लीजिए, वहीं आप बेरोजगारी ले लीजिए, युवाओं के बीच में इतना गुस्सा है, युवा, और महंगाई ले लीजिए। महंगाई तो हिमाचल छोड़िए, देश के जो भी राज्य हैं, एक समय था सिलेंडर 500 550, आज 1150 रुपए में है। हर जनता, जो गरीब तबके का आदमी है, जिसको आपके उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर मिला है, उस सिलेंडर को कैसे भरवाए जनता? हिमाचल की जनता क्या सोच के यार आपको वोट दे? सवाल तो ये भी है ना। आप सुनिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको, किसान निधि दी गई है तो किसानों के लिए माननीय मोदी जी ने चिंता की है। अगर आयुष्मान कार्ड दिया गया है तो ये गरीबों के लिए भी दी गई है। अगर हिम कार्ड हिमाचल प्रदेश में दिया गया है तो गरीबों के लिए दिया गया है। अगर पेट्रोल का दाम पूरे देश भर के अंदर मोदी जी ने हिमाचल में कम किया, तो वो जयराम जी ने वैट घटा करके किया, जीएसटी घटा करके किया। कांग्रेस शासित राज्यों ने क्यों नहीं किया? जहाँ पर महंगाई की मार है वहां पर कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि दी है, आयुष्मान जैसी योजनाएं दी हैं। उसके बाद आपके हमारे मुख्यमंत्री जी ने हिम कार्ड दिया है। उसके बाद हमारे आप देखिए, हमारी जो बच्चों के लिए जो हमारी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना दी है, गरीबों के लिए दी है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पेंशनों के लिए 80 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र करी है, वह भी बुजुर्गों के लिए की है। तो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे केंद्र की सरकार हमारी हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, जहाँ पर हमें लगा है हमने गरीब और जहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हितों में सोच करके ही फैसले लिए हैं। और रही बात आप कह रहे हैं महंगाई, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर आज देखिए पेट्रोल के दाम क्या और हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या दाम है। क्यों नहीं घटा देते ये वहाँ पर वैट? क्यों नहीं ये पेट्रोल के रेट कम कर देते? तब तो ये सीधा सीधा आरोप केंद्र पे लगाते हैं। महंगाई इनके दाम, जब उनकी सरकार गई है तो 950 रुपए का सिलेंडर इनके समय में था। तो अगर 100-200 रुपए की वृद्धि हुई तो वो ज्यादा नहीं है। पर हाँ, जहाँ हमारी सरकार चिंतित है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जहाँ सोचा है उन वर्गों के लिए काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, जहाँ हमें लगा है वहाँ हमने कटौती की है। भरत साहनी जी, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं संजीव गांधी जी, आपसे हमारा अगला प्रश्न है। लगातार बीजेपी का सीधा सीधा कहना है कि हमारे शासनकाल में ना कोई महंगाई रही और हमने जनता के लिए काम किया, और लगातार आपका यही आरोप रहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बीजेपी सरकार आने के बाद तमाम चीज़ों डैमेज हो गई हैं। देखिए, कैसे वापसी करेंगे आप? देखिए, ये इनका कहना है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश 9वें नंबर पे आती है बेरोजगारी को लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और तीसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश का छोटी स्टेट्स में जहां पर की जो बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये किस तरह से कहते हैं कि ये बात गलत है? 15 लाख से ऊपर युवा जो है आज बेरोजगार है। जो संजीव गांधी जी, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक?
कनेक्शन कुछ लूज हो। भरत साहनी जी, हम आपके पास ही आते हैं और जिस हिसाब से आपने बताया कि हमारे शासनकाल में, आप ये बताइए 2014 के बाद आपकी केंद्र में सरकार आई, हिमाचल में 5 साल तक आप रहे ही, हर प्रदेशों में, ज़्यादातर प्रदेशों में आपकी सरकार रही बात सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि सब्जियों का दाम आप देख लीजिए, साबुन का दाम देख लीजिए, तेल का दाम देख लीजिए, शैम्पू का दाम देख लीजिए। ऐसी कौन सी चीज़ हम बताएं कि जिसमें दाम नहीं बढ़े हैं? आप सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं। जनता के जो प्रश्न हैं उनका तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। मैंने आपको कहा कि पल्ला झाड़ने की तो बात ही नहीं है। जहां पर हमारी सरकार को लगा, जहां हमारी सरकार जहां पर जो काम कर सकती थी, हमारे जो गरीब तबका है, चाहे हमारे जरूरतमंद लोग हैं, उनके हित में काम करने का, जहां पर वो महंगाई की मार को कम कर सकते थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ काम किया है। अब आप सुनिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें 100 घर अगर हमने सोलन शहर में दिए हैं, अगर 100 सोलन में दिए हैं, तो पूरे हिमाचल में भी कई जगह दिए होंगे जहाँ नगर पालिका है, नगर निगम है, तो क्या वो गरीब तबके को नहीं मिले? क्या वो सस्ते रेट में नहीं मिले? क्या वह महंगाई को कम करने के लिए नहीं है? अगर पेट्रोल के दाम हिमाचल प्रदेश में कम किए गए तो क्यों किए गए? इसलिए किए गए कि हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिले। अगर हम बीच में जब एलपीजी के रेट कम भी आए, जब सरकार को लगा कोई जबरदस्ती बोझ नहीं डाल रही सरकार, जहां सरकार को लगा वहां पर कटौती भी की गई है। जब उन्हें लगा कि देश को जरूरत फंड की है, इन्वेस्टमेंट जितनी आएगी उतनी महंगाई कम होगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए विदेश के दौरे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतना हमारे पर इन्वेस्टमेंट होगी, उतना खर्चा कम होगा, उतना हमारे पर फाइनेंशियल लोड कम होंगे। तो जितने कम होंगे उतना महंगाई की मार को जहाँ कम करते हैं वहाँ जरूर करते हैं, और जहाँ जरूरत है वहाँ पे करते भी हैं। और आयुष्मान कार्ड है, वहाँ पे गरीबों के लिए किया गया है। तो ये महंगाई की मार को कम करने के लिए ये चीजें की गई हैं। बेरोजगारी के लिए भरत साहनी जी, आपको बता दें, शायद आप गरीबी में जिए हैं या नहीं जिए हैं, आपकी पार्टी जी है कि नहीं जी है, लेकिन आप हिमाचल के उस गांव में जाइए, उस घर में जाइए जिसके पास रहने का आवास नहीं, वो खाएगा कैसे? जहां 3 रुपए किलो कुल मिलाकर नमक मिलता था, आज आयोडीन नमक वो जा रहा है 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में लेके आ रहा है। आप उससे पूछिए, उसके दर्द को सुनिए, उसके बाद आप बड़ी बड़ी झोंकिएगा। फिलहाल हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन पदम वर्मा जी, हिमाचल के जो मुद्दे हैं, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, बागवानी का मुद्दा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सबब बनेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी का जो मंत्र जप रही है, वो मंत्र इनके काम आएंगे? पदम वर्मा जी। जी, राजनीति का एक बड़ा अच्छा मूल मंत्र है कि मुद्दे कभी मरने नहीं चाहिए। मुद्दे हमेशा जिंदा रखो तो राजनीति चलती रहती है। तो ऐसे ही मुद्दों में से एक मुद्दा है महंगाई का। ये जब इतने सालों से चला आ रहा है, जो मर्जी सरकार जहां मर्जी आ जाए, कोई महंगाई को कम नहीं कर सकती। ये बढ़ती ही रहेगी, समय के साथ बढ़ती रहेगी। रुपए की कीमत में जो गिरावट चल रही है, जो बाकी चीजें हैं, केवल लेकिन पदम वर्मा जी, आपका कहना है कि समय के साथ महंगाई बढ़ती रहेगी, जायज है, देश बढ़ेगा, विकास होगा, कंपनियां खुलेंगी, रोजगार मिलेगा, ज्यादा सैलरी तो बढ़ना लाजमी है। लेकिन यह भी तो एक मुद्दा है कि हम जा रहे हैं 4 रुपए का नमक लेके आ रहे हैं, हमारे पॉकेट में तो 1 रुपए नहीं है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम तो 1 रुपए नहीं है, कहां से चलेगा देश? कैसे जनता खुश होगी? अगर हम जो वादे करते हैं, अगर जनता के बीच में हम जाते हैं, हमारा सरकार, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हम पूरे नेशनल के जितनी भी पार्टियां हम उनकी बात कर रहे हैं, चुनाव के समय में ये सारी पार्टियां जाती है जनता के बीच में और सीधे जाकर इनके ये वादे होते हैं, जितना भी आपका दुख दर्द है सब हम ले लेंगे, कुछ भी आपके पास नहीं बचने वाला, सब हमारा ही है, आपका दुख हमारा दुख। लेकिन जब ऐन टाइम आता है चुनाव जीतने के बाद, जो इनकी चेहरे का जो एक चमक होती है ना, बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह हो जाता है। जैसे मई और जून में आपने सूर्य देखा होगा, बिल्कुल तेज, उसके सामने भी कोई नहीं खड़ा हो पाता, तो बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले जनता को यह चीज तो समझना होगा कि सरकार अच्छी कौन है, नेता कौन अच्छा है, जो आने वाले कल में 5 सालों तक हमारी सेवा करेगा, हमारे दुख दर्द को समझेगा। पदम वर्मा जी,
खाली नेता का दोष नहीं है, इसमें ओवरऑल विजन की बात है कि जो भी सरकार आती है उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी सोच क्या है, जो नेता है उनकी सोच क्या है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आपने नमक की बात करी, आपने भोजन की बात करी, हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां पर आज तक कोई भूख से नहीं मरा। भूख से कोई नहीं मरा, कोई खबर आज तक आपको नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में कोई भूख से मरा हो। यहाँ पर गांव में गरीब से गरीब आदमी को भी 2 वक्त एक वक्त का भोजन मिल जाता पदम है। वर्मा जी, अगर हिमाचल में भूख से कोई नहीं मर रहा, ये बहुत अच्छी बात है और देश के लिए एक संदेश है, होना चाहिए। कभी भी देश, हिमाचल ही नहीं, देश के बाकी राज्यों में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर हिमाचल में ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं देश के गौरव की बात है और हिमाचल के गौरव की बात है। लेकिन ये नहीं मर रहा, हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन कभी आप सोचिए, पहाड़ी के उन क्षेत्रों में जाइए जहां बिजली नाम की चीज नहीं, आज भी लोग मिट्टी का तेल डालकर दिए जला रहे हैं। आपने देखा होगा या नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं। तो नेता जो हैं, जो वादे करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। किसी ने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है या नए नए घर बनते हैं, वहां पर समय लगता है, 6 महीने लग जाते हैं लाइन पहुंचने में, वो एक अलग चीज है। बगीचे हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, बर्फ वाली जगहें हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर हम परिवार के दृष्टि से देखें, जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश जो है 100% जो परिवार हैं वो 100% वहाँ बिजली पहुंच चुकी है। हाँ, कठिनाइयां हैं, कठिन जीवन है हिमाचल का, ठंड भी होती है, बहुत कुछ होता है। और फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ एक बात, हिमाचल प्रदेश में इतनी ठंड होने के बावजूद ठंड से भी कोई नहीं मरता, सब अपना मैनेज करके चलते हैं। यहाँ पर वो साधन है, लोगों को उस तरह से जीवन जीना आता है। तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। खैर, हम इस बहस में नहीं है, अब राजनीति की बात आ रही है। मेरा पॉइंट फिर वही हट फिर के वही आ जाता है, जो भी नेता है, जो पार्टी है, उनका विजन होना चाहिए, वोटर को वो देखना चाहिए। आज भी अगर हम बात करें, एक प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार मुझसे पूछा गया था आपके चैनल पे कि हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, फिर इतनी देर क्यों लगा दी मुफ्त में बिजली देने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात थी और अब भी अगर दी है तो नो डाउट कोई भी सरकार आए, हम तो ये कहते हैं ये बढ़नी चाहिए। और हिमाचल वासियों को तो बिल्कुल, अगर पहले कब रेट पे थी तो बिल्कुल अब तो मुफ्त होनी चाहिए, ज्यादा मुफ्त में होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के विजन आने चाहिए आने वाले समय में। वही संजीव गांधी जी, लगातार आप तो पल्ला झाड़ ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आपके जो नेता, अभी कल ही प्रियंका गांधी गई थी, उन्होंने प्रचार किया, माता मंदिर में गई, दर्शन किए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जनता से उन्होंने एक आह्वान किया कि जो हिमाचल का एक रूल है और नियम है और जो आज तक हिमाचल की जनता करती आई है, हर 5 साल में सरकार बदल देना। आपको लगता है कि इस बार बदलेगी सरकार? देखिए, ये जो नियम है वो इसलिए है कि सरकार की जो है वो नाकामियां हैं। अभी इन्होंने कहा कि हिमाचल में लोग जो हैं वो जो बेसिक चीजें हैं वो उनको मिलती हैं। उसका कारण ये है कि हिमाचल में देखिए 3 चीजें हैं मेन, या तो लोग सेब पर निर्भर हैं, या लोग टूरिज्म पर निर्भर हैं, या लोग कर्मचारी हैं। तो आप ये देखिए कि ये 3 जो वर्ग का तबका है, इनमें से किसी भी तबके में कोई खुशहाली इस 5 साल की जयराम सरकार के टाइम में कहीं कोई खुशहाली नहीं मिली। आप टूरिज्म, संजीव गांधी जी, ओपीएस का मुद्दा आप उठाते रहे, लेकिन ओपीएस बंद किसके शासनकाल में हुआ है, ये भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। 2003 में आपकी सरकार थी। देखिए, ओपीएस का मुद्दा जो है, जब बंद किया है, कर्मचारी जब ये डिमांड करते हैं कि उनको ये चाहिए है, तो सरकार का एक बनता है दायित्व कि अगर संजीव गांधी जी, क्या उस समय की सरकार जो थी, उस समय की जनता ये नहीं चाह रही थी कि ओपीएस लागू रहे और ओपीएस चालू रहे? देखिए, हर वक्त हर चीज के हालात जो है वो बदलते हैं। तो आज का हालात ये है कि आज जो है कर्मचारी इसको मांगते हैं, उनकी डिमांड है कि जब आप देखिए आपने इतना पैसा ले लिया, 40,000 करोड़ से आपने 80,000। संजीव गांधी जी, आप अपने शब्द पूरा करिए, समय कम है।
अस्सी हजार करोड़ पे अगर आप आ गए तो आप देखिए कि उसमें से अगर कर्मचारी वो मांगते हैं तो उनको वो देना चाहिए, तभी खुशहाली है। टूरिज्म के लोग अगर मांगते हैं कि हमें टूरिज्म में ये फैसिलिटीज चाहिए तभी टूरिज्म बढ़ सकता है, तो वो उनका देना चाहिए। अगर इसी तरह से यूथ बेरोजगारी जो है वो अगर हटानी है तो वो उनको देनी चाहिए। तो सरकार का, जैसा वर्मा जी ने कहा, कि एक अच्छी सरकार का दायित्व है कि जो वर्ग, डोमिनेटिंग वर्ग हैं, जो प्रोमिनेंट वर्ग हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एटलीस्ट उन वर्गों को जो है वो ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज और उनको। संजीव गांधी जी, आप रोकना चाहेंगे फिलहाल? संजीव गांधी जी आपका, पदम जी आपका और भरत जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मचा हुआ है और जनता इस बार किसे गद्दी पर बैठाती है यह तो समय बताएगा। फिलहाल राजधर में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।